हेलो 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 बच्चों, आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं आईसीआई के स्टडी मैट के हिसाब से चैप्टर नंबर कौन सा बेटा 2। चैप्टर नंबर 2 में अगर आप इसको दो पार्ट में बांटना चाहो, एक है आपका एसए 300 और एक है आपका ऑडिट प्रोग्राम। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एसए के नाम और नंबर प्लीज याद कीजिए। आईसीआई पे इस बात को लेके बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। राइट, यस आईसीआई हमारी मदर बॉडी है, लेकिन बेटा कभी कभी मम्मी भी तो आपको फंसा देती है ना, कहते हैं हाँ 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 हाँ, लेकिन बाद में गड़बड़ हो जाती है। तो माँ की ममता ऐसी ही होती है, कभी कभी बेटा आपको फंसा भी देती है ना। मतलब पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ मैं, इसको नेगेटिव ना ले। कहीं मुझे लग रहा है माधवी की मम्मी तो सुन भी रही थी पीछे से, कहीं वहीं से फ़ोन से निकल के मार रहे हैं, अच्छा हमारा बच्चा को भड़का रहा है। एनीवेज, माई हम्बल पॉइंट इज कि बेटा एसए के नाम और नंबर याद रखोगे, फायदे में रहोगे। आ जाओ प्लीज इधर देखो। तो सबसे पहले बच्चों, हमारा एसए 300 में ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैं बिल्कुल एकदम ऐसी रिवीजन कराना चाहता हूं। मैं खुद दो बार बोल दूंगा, आप भी मेरे साथ साथ बोल दीजिएगा, और जब इसको देख रहे होंगे यूट्यूब पे बैठ के तो भी एक एक दो बार बोल के रीड कर लेंगे हमारे इस वन पेजर से, तो भी काम चल जाएगा। इस तरह से एफर्ट करेंगे। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, हमारा एसए 300 में ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑडिट कंडक्ट हो जाए इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। ओके, बेसिक्स में दूसरा पार्ट क्या है, आप सबको ये बातें पता है क्या कि एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए प्लानिंग के अंदर। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। एडवांटेज, उनका एक्सपीरियंस और इनसाइट आएगा, और साथ साथ में ऑडिट की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मैं फिर बोल देता हूं, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, उनसे एक्सपीरियंस और इनसाइट आएगा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन, बहुत बढ़िया। आ जाओ अगला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, कल आपने क्वेश्चन बैंक में देख भी लिया था, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। क्या हमें एलिमेंट को डिस्कस करना चाहिए, प्लानिंग के कुछ एलिमेंट डिस्कस कर लेने चाहिए मैनेजमेंट के साथ? बिल्कुल कर लेने चाहिए, बिना बताए उनके ऑफिस में धरना नहीं दे देना चाहिए, अदरवाइज बच्चों को अप्रोच सही नहीं रहेगी, उनका बिजनेस डिसरप्ट हो जाएगा। हमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं कर सकते हैं, कीवर्ड, ताकि हम लोग कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट को फैसिलिटेट कर पाए। राइट, इसमें दो बातें याद रखिएगा। बात नंबर एक कि भाई हम शेयर कर सकते हैं लेकिन ओवर शेयर नहीं करना, मतलब हमारे ऑडिट की इफेक्टिवनेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ऑडिट की इफेक्टिवनेस शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। और बात नंबर 3 बच्चों, एक तो हो गई कि यस वी शुड शेयर, इससे फैसिलिटेट हो जाता है ऑडिट का कंडक्ट, है ना, मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट। दूसरी बात हो गई कि हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना इफेक्टिवनेस को। तीसरी बात बच्चों ये कि भाई ऑडिटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान। आईसीआई आपको कैसे डराएगा, आईसीआई बच्चों आपको इंग्लिश से डराएगा, और वो बोलेगा कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान इज प्रेरोगेटिव ऑफ मैनेजमेंट। बच्चा कह रहा है पैरोगेटिव क्या होता है ये समझा दो मुझे, आंसर तो मैं दे दूंगा। पैरोगेटिव मतलब बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा समझ लो आप। तो बताइए, आईसीआई क्वेश्चन पूछ रहा है करेक्ट इनकरेक्ट में कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान इज द पैरोगेटिव ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोलती पब्लिक? वेरी गुड दृष्टि, राधिका, हर्षित, आशीष, बहुत ही बढ़िया सर, हम भी उनकी भाषा में लिख के आएंगे, इज पैरोगेटिव ऑफ ऑडिट। कम ऑन, यस और नो। और उसमें बच्चों यही वाले बातें आएंगी कि हम शेयरिंग कर सकते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे, और पैरोगेटिव तो बेटा ये किसका रहने वाला है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, ऑडिटर का रहने वाला है। और अगर मेरे पास, एक बात मैं आपको और बता दूं, मेरे पास कई बच्चे ना वर्ड लिख के भेजते हैं, इसका मतलब बता दो। भाई एक डिक्शनरी नाम की एक चीज होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल, फिजिकल भी मिलती है, ऑनलाइन भी देख सकते हो, ट्राई करो, बहुत अच्छा लगेगा। बाबा रामदेव कहते हैं करने से होता है। आ जाओ। देन इसके बाद बच्चों हमारे पास एक और टॉपिक आता है जो बार बार लगातार आपके एग्जाम में आ चुका है, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। आई होप आपको मेरी वो टोन याद है, जैसे ही मैं बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग बोलता हूं, अटेंशन, तो अप्रोप्रिएट अटेंशन कहां पे बेटा? इंपॉर्टेंट एरियाज पे। आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम, काश ये शादी से पहले पता चल जाता बेटा कि प्लानिंग से आइडेंटिफाई और क्या कर सकते हो आप लोग, रिजॉल्व कर सकते हो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को। तीसरा वाला जनरल, तीसरा वाला कम ऑन टेल में जल्दी बोलो, जनरल क्या है? ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट। फिर सिलेक्शन कर लिया तो उनका डीएसआर, कम ऑन, सिलेक्शन कर लिया तो उनका डीएसआर। अब सब आ ही गए हैं तो कोऑर्डिनेशन भी कर लो यार। राइट, तो कोऑर्डिनेशन किसका? वर्क डन बाय ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट एसए 600, अदर ऑडिटर एंड ऑडिटर एक्सपर्ट एसए 620। मेरे साथ बच्चों अगर आप मेरा साथ दोगे ना, एसए के नाम नंबर में आपको ऐसे याद करा दूंगा, दुनिया तड़पती नाम नंबर याद नहीं हो रहे, मैं आपको सारे नाम नंबर याद करा सकता हूं, बोल के, कनेक्ट कर करके। डन, जल्दी बोल दो, आ जाओ जी। देन उसके बाद अब बच्चों हमारा मेन एसए शुरू होता है। मेन एसए में सबसे पहले हमें पढ़नी है क्या? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, PEA, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी बच्चों कितनी होती है? 3, 220, 220, 210। देख रहे हो, सारे ऐसे नंबर याद कराता हुआ चल रहा हूं। सबसे पहले वो प्रोसीजर्स आप लोग जो हैं वो लगाएं जो 220 में लिखे थे रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूएंस।
अब क्योंकि आप बड़े बच्चे हो गए हो, कनेक्ट करा देता हूं। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में हम लोग 220 के कौन से प्रोसेस लगाते हैं? रिगार्डिंग। वर्ड बोल दो बच्चों, वर्ड बोल दो, आज दिल खुश कर देना। रिगार्डिंग 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 रिगार्डिंग। आओ चैट में देखता हूं कौन क्या बोल रहा है। रिगार्डिंग। हाँ, ये बात, ऐसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आप लोग ऐसे ऐसे वर्ड लिखते हैं। रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस बच्चों, रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस, बहुत ही बढ़िया। चलिए वापस आ जाते हैं और देखते हैं। तो 220 आपके प्रोसीजर रिगार्डिंग कॉन्टिनेंस, 220 आपके आप इंश्योर करोगे कि यू आर कंप्लाइंग विद द एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। हेल्प क्या क्या मिलने वाली है? जब आप कॉन्टिनेंस वाले प्रोसीजर लगाओगे तो आपको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी चेक हो जाएगी और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब आप एथिकल रिक्वायरमेंट वाले प्रिंसिपल लगाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास नेसेसरी इंडिपेंडेंस और एबिलिटी है टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। और जब 210 वाले प्रोसेस लगाओगे, 210 में क्या होता है? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मैं फिर से बोलूंगा ये वाला पूरा टॉपिक। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी बच्चों आपके कोर्स का पार्ट है। बाई चांस आप अगर इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं और आपके सर ने आपको नहीं पढ़ाया है, क्योंकि बहुत सारे सर इनको छुड़वा देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके कोर्स का पार्ट है। ये आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के साथ हम इन लाइन चल रहे हैं। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी बच्चों 220, 220, 210। पहले 220 में क्या करेंगे? प्रोसीजर्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस। क्या हेल्प मिलेगी? मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी में कोई दिक्कत होगी तो हमें पता चल जाएगी। फिर 220 क्या करेंगे? हमें प्रोसीजर रिगार्डिंग दी कंप्लाइंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस। क्या हेल्प मिलेगी? अगर हमारी इंडिपेंडेंस और हमारी कैपेबिलिटी में कोई इशू होगा हमें वो पता चल जाएगा। 210 में क्या हम प्रोसीजर लगाएंगे? अंडरस्टैंडिंग दी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। क्या हेल्प मिलेगी? अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो वो दूर हो जाएगी या हमें पता चल जाएगी, राइट। ऑल्दो ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा भी दी है, बट फिर भी मैंने बताया कि प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट आपको किस चीज़ में हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस। ऐसे इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस को इवैल्यूएट करने में हेल्प मिलती है जो एडवर्सली इंपैक्ट कर सकते हैं हमारी एबिलिटी टू प्लान एंड परफॉर्म दी ऑडिट। ये इन्हीं तीनों लाइन का बच्चों क्रक्स समरी यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए इसके बाद बच्चों हमारे पास प्रिलिमिनरी एक्टिविटी हो गई। अब प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के बाद हमारे पास आती है प्लानिंग एक्टिविटीज। और प्लानिंग एक्टिविटीज में बच्चों हमारे पास क्या चल रहा होता है? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, इनमें चेंज, इनकी डॉक्यूमेंटेशन। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, इनके अंदर चेंज और इनकी डॉक्यूमेंटेशन। आ जाइए, सबसे पहले बच्चों मैं आपसे चर्चा करूंगा किसके ऊपर? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के ऊपर। कम ऑन, किसके ऊपर? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के ऊपर। अब स्ट्रैटेजी के बारे में वेरी गुड, मैं चाहता ही ऐसे हूं बच्चों, जैसे आप स्ट्रैटेजी सुनो ना, 2-3 चीजें तो घुमा दो दिमाग में। स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, ब्रॉड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑडिट प्लान। क्या बोलती पब्लिक? स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, ब्रॉड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द ऑडिट प्लान। ओके, और जैसे ही स्ट्रैटेजी सुनो बच्चों, वैसे ही इस बात के लिए भी तैयार रहो कि भाई 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है? इस्टेब्लिशिंग दी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। कम ऑन, इस्टेब्लिशिंग दी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में आपको क्या क्या फैक्टर्स ध्यान रखने हैं? सही सही बोलना, दिल ना तोड़ना। आ जाओ, लिख दो बिल्कुल चैट में बेटा। CSROETE PEAOE, हाँ जी, PEAOE NET ऑफ रिसोर्सेज। CSROETE PEAOE NET ऑफ रिसोर्सेज। अब बच्चों एक बात बताओ, आंधियों की आदत है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वहां ऑडिट में बच्चों को पास कराने की। तो अब अगर इंस्टीट्यूट बोल दे कि CS एक्सप्लेन कर दो, क्या हमें पता है? क्या हमें पता है? हाँ, उसको भी साथ साथ रिवाइज कर ले। यस सर, साथ साथ रिवाइज कर दो। इधर देखो बेटा, तो आपके पहले तो फुल फॉर्म CS क्या है? कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप। क्या हमारे एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप का इंपैक्ट आता है हमारी ऑडिट स्ट्रैटेजी पे? बिल्कुल आता है। अब आप कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप कैसे पता लगाने वाले हैं? सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या पूछना है? AFRF, फिर क्या पूछना है? बिजनेस, फिर क्या पूछना है? इंडस्ट्री, और फिर क्या हम क्या कर सकते हैं? यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस जो हमें प्रीवियस ऑडिट में मिले थे। बात खत्म। अब सब कनेक्ट होता हुआ चल रहा है। CS हो गया। RO क्या था? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर मस्ट असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव सो दैट ही कैन प्लान द टाइमिंग एंड द कम्युनिकेशन, राइट। अब आपसे बोलेंगे एग्जाम्पल्स दो। एग्जाम्पल्स दो उन चीजों के जिनका इंपैक्ट आ सकता है किसके ऊपर? टाइमिंग ऑफ ऑडिट के ऊपर। कम ऑन, यस और नो? हमने बोला बिल्कुल दे सकते हैं सर। सबसे पहले उनसे ही पूछ लो तुम्हारी टाइमिंग क्या रहने वाली है रिपोर्टिंग की। फिर उसके बाद मीटिंग रख लो टाइमिंग और स्कोप डिस्कस करने के लिए। याद करते चलना, उनसे पूछ लो, मीटिंग रख लो, अपना टाइम एंड टाइप बता दो, अपनी रिपोर्टिंग की टाइम एंड टाइप बता दो। कम ऑन गाइज, मुझे तो सारे याद हो गए तुम्हारे साथ साथ। फिर जैसे जैसे ऑडिट प्रोग्रेस करते रहेगा अपडेट देते रहो, और आखिरी में जाके हम इंटरनल मीटिंग्स और रिव्यूज कब रखने वाले हैं उसकी टाइमिंग भी जो है आप डिस्कस कर सकते हो।
खत्म। CSROETE, व्हाट इज ETE बच्चों, व्हाट इज ETE? साथ बने रहना, एंगेजमेंट टीम एफर्ट, राइट, एंगेजमेंट टीम एफर्ट। पहला क्वेश्चन, क्या एंगेजमेंट टीम एफर्ट ऑडिटर की स्ट्रैटेजी पे इंपैक्ट डाल सकते हैं? बिल्कुल। क्या एरियाज जहां पे एंगेजमेंट टीम एफर्ट ज्यादा लगते हैं वो ऑडिटर की स्ट्रैटेजी पे इंपैक्ट डाल सकते हैं? बिल्कुल, राइट। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, वो फैक्टर बताओ जो ऑडिटर को ध्यान में रखने चाहिए व्हाइल डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट। वो फैक्टर्स बताओ जो ऑडिटर को ध्यान में रखने चाहिए व्हाइल डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट। तो हम बोलेंगे अरे नेकी और पूछ पूछ। सबसे पहले बेटा क्या, वॉल्यूम। फिर चेंजेस, चेंजेस कहां कहां पे हो सकते हैं बेटा? आपके चेंजेस इंडस्ट्री में हो सकते हैं, आपके अदर रेगुलेटरी एंड लीगल चेंजेस हो सकते हैं, और आखिरी में FRF में चेंज हो सकता है। क्या बोलती पब्लिक? तो वॉल्यूम, आपके इंडस्ट्री में चेंज, आपके FRF में चेंज, आपके अदर लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में चेंज। खत्म। देख रहे हो कितना स्मूथ लग रहा है अब? कम ऑन। मैं कह तो रहा हूं बच्चों, जब आप पहली बार कोई भी टफ काम करेंगे आपका माइंड ना बोलेगा नहीं 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 हो सकता ये। और मैं आपसे कैसे बोलूं बच्चों, ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें टीचर ना बातें बहुत सारी करते हैं, वर्ड्स याद नहीं करवाते, रीडिंग नहीं करवाते। और आपके एग्जाम में क्या करना है? क्या ICAI का एक एग्जामिनर आपका वाइवा ले रहा होगा वहां बैठ के? नहीं भाई। और मैं बोल रहा हूं वाइवा भी ले रहा होता तो भी कान में सुन रहा होता ये वाले वर्ड्स बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहा, तभी मार्क्स दूंगा। हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं, राइट। अब चलते हैं बच्चों आगे, और हमारा क्या था, PEAOE। तो क्या हमें ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते समय PEAOE कंसिडर करना चाहिए? हाँ। व्हाट डू यू मीन बाय PEAOE? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी एंड अदर एंगेजमेंट। क्या इसमें जो इन्फॉर्मेशन आई है उसका इंपैक्ट आ सकता है? बिल्कुल यस। एग्जांपल देने को बोल दे तो घबराना मत, आप सीधा सीधा प्रीवियस ऑडिट वाला एग्जांपल उठा के दे सकते हो कि प्रीवियस ऑडिट में जो रिजल्ट्स आए थे, प्रीवियस ऑडिट में जो IC को हमने इवेल्युएट किया था वहां डेफिशिएंसीज मिली थी, उसके लिए जो हमने सजेशंस दिए थे उसका इंपैक्ट हम लोग कंसिडर कर लेंगे। और सच बताऊं, घबराना नहीं है। आपने बच्चों मेरे साथ ना PEA पढ़ा हुआ है, 220, 220, 210, और आपको पता है बच्चों आपने कॉन्टिनेंस को लेके जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए थे आप उसका इंपैक्ट कंसिडर कर लोगे स्ट्रैटेजी पे। कम ऑन, यस और नो? आपने एथिकल रिक्वायरमेंट को लेके जो प्रोसीजर्स किए थे उसका इंपैक्ट कंसिडर कर लोगे। आपने टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसका इंपैक्ट भी कंसिडर करोगे। कम ऑन। और एक एग्जांपल मैंने आपको और भी दिया है, क्या आप एक एंटिटी का टैक्स का केस लड़ रहे हो, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कम ऑन, यस और नो? यस, उसका भी इंपैक्ट कंसिडर कर लेंगे। क्या बोलती पब्लिक? आ जाओ जी। देन इसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ बच ही नहीं गया, एनिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो एनिटी ऑफ रिसोर्सेज एक सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी पे इंपैक्ट डाल देता है। ओके, डाल देता तो डाल देता है भाई। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आपको अगर कुछ लॉस ऑफ वर्ड हो भी जाए, हमें एनिटी ऑफ रिसोर्सेज से PhD कर रखी है। नेचर कैसे, एक्सटेंड कितने, टाइमिंग कब, मैनेजमेंट, DSR, ब्रीफिंग, डिब्रीफिंग, रिव्यू। थोड़ा फास्ट तो नहीं बोल गया? नेचर कैसे लोग चाहिए, एक्सटेंट कितने लोग चाहिए, टाइमिंग कहां पे, कट ऑफ पे या इंटरिम पे, और उसके बाद बच्चों मैनेजमेंट, DSR कैसे होगा, ब्रीफिंग डिब्रीफिंग कैसे होगी, और साथ साथ में इनका रिव्यू कैसे होगा। मजा आ रहा है भाई? मुझे तो मजा आ रहा है। अब तुम लोग बता दो क्या से चल रहा है, कॉन्फिडेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अब वापस चलते हैं अपने मेन चार्ट पे। क्या हमने यहां तक का कार्यक्रम निपटा लिया? जल्दी बोल दो हाँ के ना। हमारे पास बच्चों ये वाला पूरा का पूरा CSROETE, PAOE और हमारा एनिटी ऑफ रिसोर्सेज हो गया। अगला फेवरेट क्वेश्चन ऑडिट स्ट्रैटेजी में कौन सा बनता है? अगला फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि ऑडिट स्ट्रैटेजी कैसे जो है वो हेल्पफुल रहती है ऑडिटर के लिए। इसी में तो लिखना था, NETM ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प करती है बेटा वो। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट एंड मैनेजमेंट। और क्या हमें इनकी अंदर की भी डिटेल पता है कि हमें एक्सपीरियंस लोग चाहिए या थोड़े कम एक्सपीरियंस भी चल जाएंगे? एक्सटेंट, कितने लोग चाहिए? ऑब्वियसली जहां पे रोमम ज्यादा है वहां पे ज्यादा लोग चाहिए। जहां पे मटेरियल ट्रांजैक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल आपकी एक इन्वेंट्री डिपो है जहां पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री होती है, वहां पे ज्यादा लोग चाहिए। टाइमिंग, टाइमिंग तो मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा भूल ही नहीं सकता है, की कट ऑफ डेट पे या इंटरिम पीरियड में। कम ऑन बाय गॉड, अगर आप ऐसे मेरे साथ और 9 चैप्टर पढ़ गए, आप ऑडिट में पास हो रहे हो बढ़िया नंबर से। सच में जिस तरह का आपका रिस्पॉन्स चैट में आ रहा है ना, मैं बोलना चाहता हूं आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। बिल्कुल ठीक है, आप CA बन रहे हैं। आ जाओ बच्चों, आ जाओ प्लीज। और भगवान करे एक सलाविया भी आ रही है यहाँ, सलाविया याद दिला देते बच्चे मिनट से पहले चैट में कि सलाविया आनी चाहिए यहाँ। मैं कह रहा हूं बच्चों, मैं कमी नहीं छोड़ूंगा, और तुम लाओ तो सही, तुम्हें ये कहने का मौका नहीं दूंगा मास्टर से बात नहीं करता, पक्का दूंगा, पक्का, प्रॉमिस। डन?
आ जाओ आगे चलते हैं बच्चों। अब जरा देखते हैं NETM ऑफ रिसोर्सेज हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं बच्चों ऑडिट प्लान की। सबसे पहले जैसे ही ऑडिट प्लान सुनो, ऑडिट प्लान ज्यादा डिटेल्ड होता है। ऑडिट प्लान ऑडिट स्ट्रेटेजी के बेसिस पे बनता है, याद रखेंगे। कम ऑन, यस और नो। ऑडिट प्लान में होता क्या है? NET ऑफ रैप, NET ऑफ फैप, ओ ऐप, याद है ना? कम ऑन, NET ऑफ रैप, NET ऑफ फैप, ओ ऐप। फिर ICAI हमें सोचता है कि हम बच्चे हैं। अरे हमने बचपन में पढ़ लिया था, अब बच्चे नहीं रहे हम। हमने बचपन में क्या पढ़ लिया था? रैप पहले होते हैं और रैप के रिस्पॉन्स में हम लोग फैप करते हैं। कम ऑन, यस और नो, यस और नो। और आपको तो इनके ऐसे नंबर भी मैंने थोड़े थोड़े डालने शुरू कर दिए आपके मन में। रैप का ऐसे नंबर कौन सा होता है? 315। फैप का ऐसे नंबर कौन सा होता है? 330। फैप इज नथिंग बट रिस्पॉन्स टू दी असेस्ड रिस्क। कॉन्फिडेंस देखते जाओ बच्चों, आप साथ बने रहो, अपना कॉन्फिडेंस देखते जाना क्या सुपर डुपर हाई चल रहा है। और प्लीज बैठ के सोचा करो, जो बेसिक्स पे हम लोग टाइम लगाते हैं वो कितना वर्थ इट होता है ना? आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। तो ऑडिट प्लान सबसे पहले डिटेल्ड होता है किसके कंपैरिजन में? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के कंपैरिजन में। इसमें NET ऑफ ऑडिट प्रोसीजर होते हैं जो एंगेजमेंट टीम ने परफॉर्म करने होते हैं। NET ऑफ रैप, NET ऑफ फैप, ओ ऐप। ओ ऐप क्या है बेटा? अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर जो ऑडिटर ने या एंगेजमेंट टीम ने परफॉर्म करने हैं। डन डन। फिर ये 2 लाइनें, क्या आपको पता है कि भाई हम लोग क्या करते हैं? पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और फिर उनके रिस्पॉन्स में हम लोग अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो है वो डिजाइन और परफॉर्म करते हैं। आ जाओ। देन अगली बात, क्या बच्चों चेंज इन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान हो सकता है? मुझे बताइए हाँ के ना। कम ऑन, यस और नो। आंसर इज यस, बिल्कुल हो सकता है। ड्यूरिंग द कोर्स हम चेंज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंज इन कंडीशन और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। 3 कारणों से, इवेंट, एविडेंस, इवेंट, कंडीशन और एविडेंस। इवेंट, कंडीशन और एविडेंस। एक बार रिपीट कर दो, इवेंट, कंडीशन और एविडेंस। सर एग्जांपल भी देने पड़ सकते हैं कि हाँ ICAI एग्जांपल मांगेगा, बिल्कुल। पहला एग्जांपल रिवाइज रोमम, क्या ड्यूरिंग द ऑडिट आपका रिस्क रिवाइज हो सकता है? हाँ। दूसरा एग्जांपल इंफॉर्मेशन, जो अब है और जो पहले थी वो बहुत अलग है। कम ऑन, यस और नो, है ना? और तीसरा एग्जांपल क्या था? सब्सटैंटिव प्रोसीजर के रिजल्ट्स आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। 3 एग्जांपल बच्चों, 3 एग्जांपल। रिवाइज रोमम, दूसरा इंफॉर्मेशन डिफर कर रही है जो अब है और जो ऑडिट प्लानिंग के टाइम पे थी, और सब्सटैंटिव प्रोसीजर के रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं किससे? जो ऑडिट एविडेंस आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल के थ्रू जो क्या किए थे, ऑब्टेन किए थे। डन। आ जाओ जी, आ जाओ। देन इसके बाद बच्चों हम लोग आगे चलते हैं और हमने देखा कि भाई एक छोटा सा टॉपिक और बनता है। ऑडिटर DSR की भी प्लानिंग करता है, याद है आपको? ऑडिटर DSR की भी प्लानिंग करता है। DSR की प्लानिंग करते समय कौन कौन से फैक्टर्स माइंड में रखता है? बहुत आसान, जीरोधा, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, एरिया ऑफ द ऑडिट, रेवेन्यू, असेस्ड रोमम, एंड देन अपनी टीम की कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस। अपनी टीम की कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस। तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, एरिया अंडर ऑडिट, उसके बाद हमारे पास क्या आए थे बच्चों? रोमम, और आखिरी में अपनी टीम की कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी। ये सीधा क्वेश्चन आएगा कि DSR करते समय ऑडिटर शैल प्लान द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क, बट व्हाट आर द फैक्टर्स ही शुड कंसीडर व्हाइल डूइंग दिस? इजी, बोलिए। चलो जी, अब उसके बाद बच्चों ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, OAS और AP के बीच में रिलेशनशिप। आई होप सबको पता है। OAS ओवरऑल अप्रोच बताती है। ऑडिट प्लान में हम लोग क्या बताते हैं? हम लोग जो ऑडिट स्ट्रेटेजी में मैटर आइडेंटिफाइड होते हैं उनको एड्रेस करते हैं। इसमें स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन होता है। एक बात ध्यान से, इसमें स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन होता है। ऑडिट प्लान में NET ऑफ ऑडिट प्रोसीजर होता है। ऊपर नीचे लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है ना इसके साथ में क्या लिख देंगे? ये ब्रॉड होती है, वो डिटेल्ड होता है। कम ऑन, फिर से बच्चों, ओवरऑल अप्रोच एंड दिस एड्रेसेस द मैटर आइडेंटिफाइड इन द स्ट्रेटेजी। स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, NET ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। कम ऑन, ये ब्रॉड है, वो डिटेल्ड है। याद रखेंगे किसके बेसिस पे क्या बनता है? स्ट्रैटेजी के बेसिस पे प्लान बनता है। स्ट्रैटेजी के बेसिस पे प्लान बनता है, याद रखेंगे। ओके। देन क्या बच्चों डिस्क्रीट या सिक्वेंशियल प्रोसेस है? नहीं नहीं, डिस्क्रीट या सिक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है। दे आर क्लोजली इंटररिलेटेड एंड चेंजेस इन वन में रिजल्ट इन कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस टू अदर। ICAI ने एक MCQ दे रखा है इस पे, वो गलत है मेरे हिसाब से, बट कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा, राइट? अच्छा जी, तो भाई डिस्क्रीट नहीं है, सिक्वेंशियल नहीं है, क्लोजली इंटररिलेटेड है। एक में चेंज हुआ तो दूसरे में भी जो है इंपैक्ट आ सकता है। और साथ साथ में बच्चों अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, लेकिन पहले एक बार इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। कौन से टॉपिक को रिवाइज करेंगे बच्चों हम लोग? कि भाई इनके बीच में रिलेशन क्या है, याद रखें। OAS और ऑडिट प्लान रिलेटेड है क्या? हाँ। इसमें ओवरऑल अप्रोच है,
इसमें जो मैटर्स आइडेंटिफाई किए उनको कैसे एड्रेस करना है, इसमें एनईटी ऑफ एसटीडी ऑफ ऑडिट है, इसमें एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स हैं। ये ब्रॉड है, ये डिटेल्ड है। कम ऑन। स्ट्रैटेजी के बेसिस पे प्लान बनता है, डिस्क्रीट नहीं है, सिक्वेंशियल नहीं है, क्लोजली इंटर रिलेटेड है। एक में चेंज होगा तो दूसरे में भी चेंज होगा बाबू। डन, बोल दो हाँ के ना। अच्छा जी, आ जाओ। डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको दिखाया ना बच्चों, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज बिट एक्स्ट्रा। डॉक्यूमेंटेशन बच्चे क्या रख के जाते हैं, हाँ डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी किसकी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी की, ऑडिट प्लान की, और जो उसमें चेंज हुआ और चेंज की रीजन की। लेकिन आईसीए क्या करता है, आईसीए क्वेश्चन पूछता है यहां से, स्ट्रैटेजी किसकी डॉक्यूमेंटेशन है बाबू, की डिसीजंस की जो नेसेसरी हैं प्रॉपर प्लानिंग के लिए और कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स टू द एंगेजमेंट टीम के लिए। ये बातें याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन आएगा। डन। अच्छा जी, देन उसके बाद बच्चों ऑडिट प्लान क्या है, ये भी रिकॉर्ड है किसका, ऑडिट प्लान की डॉक्यूमेंटेशन क्या है, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स की, जिनको रिव्यू कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं बिफोर परफॉर्मेंस। और बच्चों चेंज की डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी। वाई, इससे पता चलता है कि भाई सिग्निफिकेंट चेंजेस हमने क्यों किए थे, वाई चेंजेस वर मेड, हमारी फाइनल स्ट्रेटेजी और फाइनल प्लान अडॉप्टेड क्या था, हमारी फाइनल स्ट्रेटेजी और फाइनल प्लान अडॉप्टेड क्या था। एंड फाइनली ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि हमने अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड किया है चेंजेस को। मैं फिर से बोलूंगा बच्चों, पूरा टॉपिक दोबारा करा देता हूं। स्ट्रैटेजी क्या है, रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजंस, जिसके हिसाब से ऑडिट प्लान हुआ था और कैसे हम लोग कम्युनिकेट करने वाले हैं सिग्निफिकेंट मैटर एंगेजमेंट टीम को। प्लान क्या है, रिकॉर्ड किस चीज का रिकॉर्ड है, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसेस, जिनको रिव्यू किया जा सकता है, अप्रूवल लिया जा सकता है बिफोर परफॉर्मिंग। और चेंजेस की डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है, चेंज और उसका रीजन, सबसे पहले व्हाई चेंज वाज मेड, फाइनल स्ट्रेटेजी और प्लान क्या था, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स दैट वी रिस्पॉन्डेड अप्रोप्रिएटली टू द चेंज। डन, बोलिए बोलो। अच्छा जी, डॉक्टर ने बोला था थोड़ा ना कम एनर्जी के साथ बोलना, लेकिन बह ही जाती है यार अचानक से क्लास में आके। हाँ जी बच्चों, अब जरा देखो प्लीज एडिशनल कंसिडरेशन इन ऑडिट एंगेजमेंट, इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट याद है, पहला पहला प्यार है। सर ये गाना क्यों गाते थे बेटा, गाने से इंसान जैसे कनेक्ट करता है ना, वैसे किसी से कनेक्ट नहीं कर पाता है। आज भी वो गाने होंगे जिन्हें सुन के तुम्हें उनकी याद आ जाती होगी, बता दो हाँ या ना। और कभी अगर आपने अपनी कोई प्लेलिस्ट बना रखी है ना, तो जैसे गाना खत्म हो रहा है, अगला गाना अपने आप आपका माइंड गुनगुनाने लग जाता है, बता दो हाँ के ना, है ना। तो अब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट हमेशा के लिए मैंने अमर कर दिया, कैसे बेटा, पहला पहला प्यार है, हमेशा ये याद आएगा। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में क्या प्लानिंग का पर्पस और ऑब्जेक्टिव चेंज होगा, क्या प्लानिंग का पर्पस और ऑब्जेक्टिव चेंज होगा, नहीं। लेकिन हमें एक्टिविटीज को क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस ऑडिट एक्सपीरियंस नहीं है। क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन। अच्छा जी, अब हमें 220 के प्रोसीजर लगाने, कौन से वाले, एक्सेप्टेंस वाले, क्योंकि पहला पहला प्यार है। भाई पहले कॉन्टिनेंस वाले लगा रहे थे क्योंकि प्यार पुराना था, लगातार चलता हुआ था, रेकरिंग ऑडिट वाला, है ना। तो फिर से पर्पस और ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा, हमारे को एक्सपैंड करनी पड़ेंगी एक्टिविटीज, क्योंकि प्रीवियस ऑडिट एक्सपीरियंस नहीं है। 220 के एक्सेप्टेंस वाले प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, एंड वी नीड टू कम्युनिकेट विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर इन कंप्लायंस विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, जो सीए फाइनल में आप लोग पढ़ेंगे मेरे साथ। डन। क्रिश, हाउ दिस क्वेश्चन इज रेलेवेंट राइट नाउ, आ जाओ। एक आधा बच्चा ना सुन ही लेता है मुझसे दिन में, प्लीज इधर देखो बच्चों, इधर देखो, आगे चलते हैं। देन और साथ में हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में, व्हाट आर दी अदर प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल फॉर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, जैसे कि गेटिंग योर ऑडिट स्ट्रेटेजी रिव्यू बाय अ सीनियर पार्टनर, राइट। तो भाई ये छोटे छोटे से पॉइंट है, पर्पस और ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा, एक्सपैंड करेंगे क्योंकि कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है। 220 के एक्सेप्टेंस वाले प्रोसीजर, कम्युनिकेशन विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर इन कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट, एंड अदर प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ द फर्म विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, फॉर एग्जांपल रिव्यू ऑफ स्ट्रेटेजी बाय अ सीनियर पार्टनर। क्या बोलती पब्लिक। आखिरी टॉपिक बच्चों, आखिरी टॉपिक, मुबारक हो, चैप्टर 2 हुआ है, मुबारक हो। हाँ जी, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। बताइए जी, क्या प्लानिंग एक डिस्क्रीट फेज है, आंसर इज नो, इट्स अ कॉन्टिन्यूस एंड आइटरेटिव या इटरेटिव, या सिंपल वाला वर्ड बताना, रिपीटेटिव। ओके, तो इट्स अ कॉन्टिन्यूस एंड रिपीटेटिव प्रोसेस, इट बिगिंस शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लास्ट ऑडिट एंड कंटिन्यूस टिल द कंप्लीशन ऑफ द करंट ऑडिट एंगेजमेंट, बट we need to consider timing of certain activities and audit procedure in the planning, right। continuous है, iterative है, repetitive है,
स्टार्ट होता है आफ्टर द एंड ऑफ द लास्ट ऑडिट, उसके थोड़े समय बाद ही स्टार्ट हो जाता है एंड कंटिन्यूस टिल द एंड ऑफ द एंगेजमेंट। बट आपने क्या बात ध्यान रखनी है, इट इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटी एंड ऑडिट प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल बच्चों क्या होगा, जल्दी बोलो, रोमम रैप पहले होंगे और फैप उसके रिस्पॉन्स में होंगे। इज दैट क्लियर? ज्यादा प्रैक्टिकल बात मैंने आपको क्या बताई थी, ये हो सकता है कि रैप और फैप साथ हो जाए, लेकिन कभी भी फैप पहले और रैप बाद में नहीं होगा। डन? लीजिए बच्चों, और अब हम लोग रिवीजन करेंगे किसकी, अब हम लोग बच्चों रिवीजन करेंगे इस चैप्टर के सेकंड पार्ट की, जो क्या है, कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ, ऑडिट प्रोग्राम। ओके, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ बच्चों मेरे साथ, प्लीज जरा साथ में जुड़िएगा एवरीवन। ओके, लेट्स रिवाइज ऑडिट प्रोग्राम। पहला क्वेश्चन बच्चों क्या बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट प्रोग्राम? तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। सबसे पहले कीवर्ड सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, जिससे हम लोग क्या ऑब्टेन करेंगे, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिससे ऑडिटर क्या एक्सप्रेस कर पाएगा, ओपिनियन। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर, जिससे मिलेगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और जिससे हम लोग क्या कर पाएंगे, ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाएंगे। बढ़िया, आ जाओ जी। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या एक ही ऑडिट प्रोग्राम सबके लिए प्रैक्टिकेबल है? आंसर इज नो। क्यों? सारे बिजनेस सेम नहीं होते, वो वेरी करते हैं नेचर, साइज, कम ऑन, नेचर, साइज, कैपिटल, इंटरनल कंट्रोल, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन से। आई होप यहां तक सब कुछ ठीक है। हाँ जी, वो मैटर करते हैं नेचर, साइज, कैपिटल, डिफर करते हैं नेचर, साइज, कैपिटल, इंटरनल कंट्रोल और एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से। एंड इन फैक्टर्स की वजह से हमारा स्कोप ऑफ सर्विस अलग हो सकता है, हम एक ऑडिट प्रोग्राम सबके लिए डेवलप नहीं कर सकते हैं। क्या ये टॉपिक भी बच्चों मान लूं कि आपका 90% कॉन्फिडेंस है इन दोनों टॉपिक के ऊपर जो भी हमने रिवाइज करे? कम ऑन, पक्का पक्का, आ जाओ जी। तीसरा टॉपिक, फ्रेमिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम फ्रेम करते समय मैं बोलूंगा यहीं से उठा लो, क्या हमें एक बिजनेस का नेचर, साइज, ऑपरेशन, आईसी, एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन कंसिडर करने चाहिए या नहीं? और ये कंसिडर करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें बनाना चाहिए क्या, म्यू। म्यू क्या है बेटा? मिनिमम एसेंशियल वर्क, एक स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम कि हम कम से कम कितना काम करने वाले हैं इस केस में। जैसे कल आपको दिखाया भी गया था एक्सेल पे कि एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग अपना खड़ा कर लेते हैं कि एंगेजमेंट पे क्या होगा, प्लानिंग में क्या होगा, मटेरियलिटी में क्या होगा, सैम्पलिंग में क्या होगा, कम ऑन, यस और नो, आईसी टेस्टिंग कैसे होने वाली है। एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग बना लेंगे अपना इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, और फिर हम उसमें चीज़ों को ऐड करते रहेंगे एज द ऑडिट विल प्रोग्रेस, और जो इररिलेवेंट होगी उनको डिलीट करते रहेंगे। मुझे बताइए, कॉन्फिडेंस बताइए इस टॉपिक पे भी कितना है? सारे टॉपिक्स मुझे कॉन्फिडेंस बताते जाइए। ये जो फ्रेमिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम वाला टॉपिक था, इस पे कॉन्फिडेंस कितना है, ये जो हमने पार्ट पढ़ा अभी तक? कम ऑन। किसी ने बोला 83.5%। यही चाहिए मुझे, यही बच्चा चाहिए, 83.5%। राउंड ऑफ भी नहीं किया उसने। एनीवेज, फिर उसके बाद बच्चों इसी में कुछ बातें और, हमें असिस्टेंट को क्या इंकरेज करना चाहिए, अपना माइंड ओपन रखें, मैकेनिकल प्रोसेस ना बनाएं, इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि भाई रिपोर्ट और नोट करें सिग्निफिकेंट मैटर्स, किसको, सीनियर्स को, पार्टनर्स को और प्रोप्राइटर ऑफ सीए फर्म को। क्या बोलती पब्लिक, जल्दी बोलो, क्लैरिटी बोलो, यहां तक एकदम सेट, तीनों टॉपिक। अच्छा जी, अब आते हैं चौथे टॉपिक पे, क्या हमें ऑडिट प्रोग्राम का पीरियोडिक रिव्यू करते रहना चाहिए? हाँ, क्यों करते रहना चाहिए? इससे हम इसकी इफेक्टिवनेस चेक कर सकते हैं, कोई नया एस्पेक्ट हो उसको कवर कर सकते हैं, कोई बेकार हो उसे रिमूव कर सकते हैं, और अपने ऑडिट प्रोग्राम को अप टू डेट रख सकते हैं। दोबारा से बोलता हूं, क्या हमें अपने ऑडिट प्रोग्राम को पीरियोडिकली रिव्यू करते रहना चाहिए? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो, यस और नो। यस। क्यों बेटा? ताकि हम उसकी इफेक्टिवनेस को असेस कर पाएं, नए वाले चीज़ों को ऐड कर पाएं, पुरानी वाली चीज़ों को डिलीट कर पाएं, और ओवरऑल ऑडिट प्रोग्राम को अप टू डेट रख पाएं। अगर नहीं किया तो पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ, ऑडिट प्रोग्राम रिव्यू नहीं किया, अब तो वो ऑब्सलीट हो जाएगा, ऑडिट आपका इनइफेक्टिव हो जाएगा, आपके पार्ट पे नेग्लिजेंस मानी जाएगी, और आपको लीगल और रेगुलेटरी इंप्लीकेशंस या कॉन्सिक्वेंसेस सफर करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? कम ऑन गाइस, जल्दी बोलिए। मुझे सारे टॉपिक्स पे कॉन्फिडेंस बताते जाओ। हमारा 1 2 3 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्या मैं सब पे बच्चों, मैं तो मान रहा हूं, अगर कोई बच्चा ढंग से सुन रहा है तो 90% कॉन्फिडेंस है, आप लोग भी बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। आ जाओ, अब आता है बच्चों एक क्वेश्चन जो हमें थोड़ा सा परेशान करता है, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंटर्स हैं याद करने वाले, कि आपने ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करते समय कौन से पॉइंट्स जो माइंड में रखने। अब आपने जो एग्जाम्पल क्लास में मुझसे लेने थे ले लिए, अब फोकस करेंगे भाई कैसे हमने जो है इसको एग्जाम के लिए तैयार करना है।
तो सबसे पहली बात आपने माइंड में क्या रखना है, आई होप पहला पॉइंट कोई बच्चा नहीं भूलता है। ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन करते समय हम क्या बातें माइंड में रखेंगे? कम ऑन एवरीवन टेल मी। स्कोप एंड लिमिटेशन, इसके बिना तो काम ही नहीं है, राइट? अच्छा, बाकी के पॉइंटर्स बच्चों में आपको क्या कराता हूं ताकि आप लोग कभी लॉस ऑफ वर्ड पे ना आ जाएं, मैं आपको बुक भी खोल के साथ में दिखा देता हूं। स्कोप एंड लिमिटेशन। दूसरी बात हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम क्लियर प्रोसीजर्स लिखने वाले हैं। रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम में हम लोग क्लियर प्रोसीजर्स लिखेंगे जो जरूरी हैं। ओके, देन एविडेंस। आई होप एविडेंस में 2 वर्ड सब याद रख सकते हैं, बेस्ट एंड रीजनेबल। बेस्ट एंड रीजनेबल, कम ऑन। ओके, ये 3 पॉइंट्स मुझे बताइए बच्चों, क्या ये याद होते हैं? एक ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करते समय आपने 7 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहला तो मुझे लगता है सबको याद है, कौन कौन सा? स्कोप पक्का, लिमिटेशन, स्कोप एंड लिमिटेशन। दूसरा पॉइंट बच्चों हमारे पास क्या आया था? रिटर्न प्रोसीजर्स, राइट? तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आया था? तीसरा पॉइंट हमारे पास बहुत आसान था बच्चों, एविडेंस। और एविडेंस के साथ 2 कीवर्ड भी याद कराएं आपको। एविडेंस कैसा हो? रीजनेबली एविडेंस हम देखेंगे कौन सा मिल सकता है, और बेस्ट पॉसिबल एविडेंस के लिए जाएंगे। और बेस्ट एविडेंस बच्चों ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। कैश के केस में बेस्ट एविडेंस कौन सा? काउंटिंग। ये एग्जांपल कोट करके आ सकते हो आईसीआई के। कैश के केस में बेस्ट एविडेंस कौन सा? काउंटिंग। और याद रखें कि अगर कोई चीज प्लेज्ड है तो उसके केस में बेस्ट एविडेंस कौन सा? बैंकर सर्टिफिकेट, राइट? तीनों बातें बिल्कुल एकदम सेट विद एग्जांपल माइंड में। कम ऑन, यस और नो? यस सर, 3 बैग्स फुल। आ जाओ बेटा, अब चलते हैं आगे। और चौथा पॉइंट, हमने साथ साथ में क्या करना है? हमें वही स्टेप्स और प्रोसीजर लगाने हैं जो यूजफुल है, यानी हम इररेलेवेंट काम नहीं करेंगे। We will take these steps, we will apply these steps and procedures which are useful. For example, we are going to check the financial records. We are not going to check the things which are not having an implication on the financial statement. मैंने आपको डे 1 पे भी बोला था, आईसी भी 2 तरह का हो सकता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट करने वाला, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट नहीं करने वाला, राइट? तो हम सिर्फ और सिर्फ वही स्टेप्स लेंगे जो क्या है, कम ऑन, जो स्टेप्स और प्रोसीजर क्या है, यूजफुल है हमारे पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। डन? बोलिए। अच्छा जी, देन आओ पहले चारों को क्यूमुलेटिव रिवाइज करते हैं ना, चारों पॉइंट देखते हैं मैं याद है कि नहीं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाएंगे बच्चों। सबसे पहले क्या था? स्कोप एंड लिमिटेशन। दूसरा क्या था? रिटर्न प्रोसीजर्स। तीसरा क्या था? एविडेंस, रीजनेबल एंड बेस्ट, हाँ या ना? चौथा हमारे पास क्या आ गया था कि भाई साहब हमारे जो प्रोसीजर्स और स्टेप्स होंगे दे शुड बी रेलेवेंट। आ जाइए, देन नेक्स्ट स्टेप्स हमारे पास कौन से आते हैं बच्चों? नेक्स्ट स्टेप्स हमारे पास आ गया ऑडिट ऑब्जेक्टिव फॉर ईच एरिया, और सफिशिएंट डिटेल्स होनी चाहिए जिससे हमें इंस्ट्रक्शन मिल पाए। हमें अपने ऑडिट प्रोग्राम में ऑडिट ऑब्जेक्टिव लिखना है हर एरिया का, और सफिशिएंट डिटेल्स लिखनी है जिससे इंस्ट्रक्शन प्रॉपर मिल पाए। छठा पॉइंट, कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। और 7वां पॉइंट, जो प्रोसीजर्स हैं रिलेटेड आइटम्स पे लगने हैं, जैसे कि सेल्स है, डेटर है, बैंक रिकॉर्ड्स हैं, जो भी हमारे रिलेटेड आइटम पे प्रोसीजर लगने हैं उनको हमें आपस में क्या कर लेना है? कोऑर्डिनेट कर लेना है। इज दैट क्लियर? कम ऑन, लास्ट के तीनों पॉइंट्स एक बार दोबारा से बच्चों, लास्ट के तीनों पॉइंट नीचे से शुरू करेंगे। कोऑर्डिनेट प्रोसीजर्स ऑन रिलेटेड आइटम्स, कंसिडर पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल एरर्स। एरर्स याद रख सकते हो, याद आ जाएगा अपने आप। उधर रिलेटेड आइटम याद रख सकते हो, तो हमने कोऑर्डिनेट करना रिलेटेड आइटम के प्रोसीजर को। एक पॉइंट बच गया बच्चों, कौन सा वाला? जल्दी बोलो, एक पॉइंट बच गया, कौन सा वाला? हमारा एरर वाला पॉइंट हो गया, हमारा रिलेटेड आइटम वाला पॉइंट हो गया, एक पॉइंट बच गया अभी भी। ऑडिट ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियरली मेंशन ऑफ ईच एरिया, राइट? ताकि इंस्ट्रक्शन मिल पाए हमें बढ़िया तरीके से। डन? बोल दीजिए जल्दी से बोलो, राइट? तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव मेंशन हो, सफिशिएंट डिटेल्स हो, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे पाए। आज रिवाइज कर लेते हैं इसको। क्या ये 7 पॉइंट बच्चों हम लोग याद कर सकते हो? याद रखिए, ये आपके लिए रिवीजन वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आपको दोबारा क्लास ना देखनी पड़े। हाँ जी, तो आप मुझे बताइए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? बताओ जी, कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम में कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान रखने पड़ेंगे? 7 पॉइंटर्स मुझे जल्दी से बोल के बताओ। रिवीजन वीडियो में भी डिटेल में कवर करा दे, इतने में तो फास्ट ट्रैक बैच भेज दिए जाते हैं, इतना पढ़ा के, सच बता रहा हूं आप लोगों को मैं। हाँ जी, इसके बाद बच्चों आओ सबसे पहले शुरू करते हैं स्कोप एंड लिमिटेशन। छूटते ही स्कोप एंड लिमिटेशन के बाद क्या है? रिटर्न ऑडिट प्रोसीजर्स। फिर क्या आया? एविडेंस। नीचे से शुरू कर दो, याद नहीं यार तो रिलेटेड आइटम्स, कोऑर्डिनेट करने प्रोसीजर को। एरर, कंसिडर ऑल दी पॉसिबिलिटी। ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्लियरली मेंशन होने चाहिए, हर एरिया के डिटेल इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। कम ऑन, यस और नो? सिर्फ एक पॉइंट बच गया, स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स रेलेवेंट वाले। दैट्स इट, खत्म। ओके,
ऐसे ही आपने रिवीजन करनी है बच्चों, वीडियो देख देख के। क्लास में समझ लिया बहुत है, उसके बाद आप लोग वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं। आ जाइए, इस पे कितना परसेंट लिख दूं कॉन्फिडेंस, जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो बेटा, इस पे कितना परसेंट लिख दूं कॉन्फिडेंस। कम ऑन एवरीवन, टेल मी इन द चैट बॉक्स। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक जबरदस्ती का। ऑडिट प्रोग्राम का काम क्या होता है? एविडेंस ऑब्टेन करवाना। हमें एविडेंस कौन सा चाहिए? बेस्ट वाला। बेस्ट एविडेंस प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है, कैश के लिए काउंटिंग, प्लेज के लिए बैंकर सर्टिफिकेट। इस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस लाने की भी जरूरत नहीं है, हमने पहले वाले के साथ ही कवर कर लिया था। अगला, ये हमने पढ़ा ही नहीं है। क्यों भाई? आईसीए कुछ भी बोलेगा, हम ऐसे थोड़ा ना कुछ भी पढ़ लेंगे। ये हम पढ़ेंगे किसके साथ? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। ऑडिट एविडेंस के साथ। आ जाओ जी। देन आपका फेवरेट क्वेश्चन, एडवांटेज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ज्यादा आसान है, 4 ही पॉइंट है, पढ़ लेते हैं। ऑडिट प्रोग्राम की डिसएडवांटेज पहली क्या है? मैकेनिकल वर्क हो जाता है। समटाइम्स पीपल यूज ऑडिट प्रोग्राम एंड मेक देयर वर्क मैकेनिकल, दे डू वर्क विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। For example, they will check the financial transaction, but they will never consider the implication of the financial transaction. Is that clear? दूसरा डिसएडवांटेज क्या आता है? रिजिडिटी एंड लैक ऑफ अडॉप्टेबिलिटी। बिजनेस में हो गया बदलाव, आईसी में हो गया बदलाव, और तुम्हारा ऑडिट प्रोग्राम नहीं चेंज हो रहा भाई, ऐसे कैसे? राइट। फिर तीसरी बात क्या आती है? शेल्टर। किसके लिए शेल्टर? काम चोरों के लिए, इनएफिशिएंट लोगों के लिए शेल्टर बन जाता है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं? लिखा नहीं तो दिखा नहीं। और जो मेहनत करने वाले होते हैं, एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट्स, जो लोग इनिशिएटिव ले रहे होते हैं, उनका इनिशिएटिव किल हो जाता है। कम ऑन। सो हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम कैन किल द इनिशिएटिव ऑफ द एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट। इज दैट क्लियर? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी बोलिए। खत्म हो गया, गया, टाटा बाय बाय। ओके, अब देखो बच्चों, पता है क्या है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो प्लीज प्लीज। हर दिन एक सा नहीं होता, हर टॉपिक एक सा नहीं होता। ये टॉपिक आप छोड़ना चाहते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन भाई साहब आप ये सोच के देखो, पहले आपके टीचर ने कितनी मेहनत करी। आपके स्टडी मैट के सारे टॉपिक्स को बिल्कुल एकदम भाई साहब मैं प्यार से कंडेंस करके यहां पे लेके आया, और फिर आपको पढ़ाया मैंने, एग्जाम्पल्स दिए मैंने, और फिर मुझे पता था कि अभी आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, शक्लें बता रही थी तुम्हारी। फिर मैंने बच्चों आपको इसको रिवाइज करवाने में भी पूरी शिद्दत से आपके साथ एक एक वर्ड को रिवाइज कराया गया। कम ऑन, है ना? अच्छा जी, अब बच्चों हमें क्या करना है, आइए आपको दिखाते हैं कि अब इस चैप्टर में और क्या बचा है। पहले बताओ, ऑडिट प्रोग्राम की रिवीजन वीडियो क्लियर है सबको? कम ऑन, शाबाश। अब हमारे पास और क्या चीज है जो हमें कवर करनी है? एक टॉपिक आईसीए ने और दिया है बच्चों इस चैप्टर में। मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है टॉपिक कैसे चूज हो रहे हैं चैप्टर के लिए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ये वाला टॉपिक यहां रख दो। एक्चुअली में ये हुआ है भाई, मैं आपको दिखाता हूं कौन सा टॉपिक है वो, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये देखिए, लास्ट में आपको एक टॉपिक मिलेगा मेरी बुक में भी और आईसीआई की बुक में भी, क्वालिटी कंट्रोल। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट वर्क डेलीगेशन एंड सुपरविजन ऑफ ऑडिट वर्क। क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट वर्क डेलीगेशन एंड सुपरविजन ऑफ ऑडिट वर्क। आप अगर चाहें तो एक गेस कर सकते हैं ये कौन से चैप्टर का पार्ट होना चाहिए, कौन से स्टैंडर्ड का पार्ट होना चाहिए। आप गेस कर सकते हैं, मैं चैट में आपको मौका दे रहा हूं। प्राची क्या बात है, पहला ही आंसर सही। ये है हमारे बालक। मतलब आप भी जाके आई से फोन कर बता सकते हो, सर ये यहाँ पे आएगा नहीं सर, गलती से लग गया दिखला। ये SQC 1 का, SA 220 का, चैप्टर 11 का टॉपिक है भाई। ये मोटी मोटी बात क्या लिखी है इसमें, मेरी बात सुनिए। ऑडिटर क्या अपना काम डेलीगेट कर सकता है असिस्टेंट्स को? हाँ, डेलीगेट कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ओपिनियन? द ऑडिटर विल बी रिस्पॉन्सिबल। ऑडिटर क्या एक्सपर्ट्स का काम यूज कर सकता है ऑडिट में? ऑडिटर क्या एक्सपर्ट्स का काम यूज कर सकता है ऑडिट में? मेरी बात को सुनिए बच्चों, जब आप ऑडिट करने जाते हैं आपको डिफरेंट तरह के लोगों से मिलना पड़ सकता है, जैसे कि ब्रांच का ऑडिटर, जैसे कि अभी कल अनमोल सर भी आपको बता रहे थे कि भाई टैक्सेशन का मैटर है तो आप किसी टैक्स एक्सपर्ट की भी हेल्प ले सकते हो। कम ऑन, यस और नो, याद आ रही है आपको बातें? तो ऑडिटर क्या इनका काम भी यूज कर सकता है? हाँ, लेकिन आंख बंद करके नहीं। हम लोग उनकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, उनके काम की अंडरस्टैंडिंग, उनकी अजम्पशंस, सारी चीजें चेक करते हैं। ये आपको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में बताया गया है। जैसे SA 620 है, वो बताता है कि भाई अगर आप ऑडिटर एक्सपर्ट का काम यूज करने जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है। SA 600 वो बताता है कि अगर आप किसी अदर ऑडिटर का काम यूज करने जा रहे हो, यानी कि ब्रांच का ऑडिटर है, आप उसका काम यूज करने जा रहे हो तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। कम ऑन, बात समझ रहे हैं आप? मेरी बात को समझ रहे हैं?
पॉइंट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई ऑडिटर अपना काम डेलीगेट कर सकता है, हाँ। ऑडिटर दूसरों का काम यूज कर सकता है, हाँ। लेकिन क्या ऑडिटर किसी भी हाल में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर सकता है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। नहीं। इस टॉपिक का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं था, बस ये यहाँ पे डाल दिया आईसीआई ने। मैंने भी उनके पैटर्न पे चलते हुए डाल दिया यहाँ पे। लेकिन हम बच्चों इस टॉपिक पे समझदारी तो हमारे पास आई गई है, हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 11 में। एक बार आपके लिए मैं यहाँ पे इसको रीड कर देता हूँ, अच्छे से कवर करा देता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। पहले भूमिका देखो कैसे बनाई है। ऑडिट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ पीपल एट डिफरेंट लेवल। क्या ये बात समझ आती है? ऑडिट के अंदर भाई सिर्फ एक ऑडिटर इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सो ऑडिट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, उसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ऑडिटर विल हैव टू डिपेंड ऑन असिस्टेंट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट एंड अदर ऑडिटर। अब तो बच्चों आप लोग हो चुके हो चैंपियन। टेक्निकल एक्सपर्ट हमें ऐसे 620 में पता चलते हैं, और अदर ऑडिटर हमें ऐसे 600। समझ गए हो क्यों कर रहा था बच्चों में इतना? बोल दो हाँ के ना। तो अदर ऑडिटर हमें बच्चों ऐसे 600 में मिलते हैं। तो क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ऑडिटर को इनके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। और असिस्टेंट के केस में ऑडिटर उन्हें डीएसआर कर सकता है, असिस्टेंट के केस में ऑडिटर उन्हें डीएसआर कर सकता है। अदर ऑडिटर एक्सपर्ट के केस में ऑडिटर को उनके काम को लेकर पहले एश्योरेंस ऑब्टेन करनी पड़ती है कि इनका काम एडिक्वेट है कि नहीं। और बच्चों ये काम एडिक्वेट है नहीं, ये हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं अगर आईसीए बोलेगा पढ़ने को तो। राइट तो ऐसे 620 और ऐसे 600 में आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप ये एश्योर करो कि इनका काम एडिक्वेट है या नहीं। इज दैट क्लियर? बोलिए। ओके अभी तो कुछ नहीं, भूमिका चल रही है। ऑडिट कॉम्प्लेक्स टास्क है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ऑडिटर असिस्टेंट का काम यूज कर सकता है, एक्सपर्ट का काम यूज कर सकता है, अदर ऑडिटर का काम यूज कर सकता है। असिस्टेंट के केस में वो डीएसआर करता है। डीएसआर समझ गए? डीएसआर समझ गए? कम ऑन। डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू करता है। राइट और याद रखें बच्चों, अदर्स के केस में वो उनके काम को लेकर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करता है कि इनका काम एडिक्वेट है मेरे पर्पस के लिए या नहीं। और वो कैसे करता है बच्चों, अभी वो नहीं सिखा रहे हैं आपको, बस इनका काम मेरे पर्पस के लिए एडिक्वेट है या नहीं वो ये डिटरमाइन करता है। इज दैट क्लियर? जल्दी बोलिए। एंड फाइनल लाइन बच्चों, आप लोगों को थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ सकती है। इधर देखिए, अल्टीमेटली क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर अप्लाई करने का या इंप्लीमेंट करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा जो ऑडिट है वो कंप्लाई करे SRL से, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट से, और हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो अप्रोप्रिएट हो इन द सर्कमस्टांस। बताइए क्या ये बात हमने पहले पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल पढ़ी है भाई। कि हमारे पूरे क्वालिटी कंट्रोल का पर्पस ही क्या है कि हमारा जो काम है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो, और साथ साथ में हमारी जो रिपोर्ट हो वो अप्रोप्रिएट हो इन द सर्कमस्टांस। अप्रोप्रिएट हो मतलब अगर भाई साहब मटेरियल स्टेटमेंट है तो वैसी रिपोर्ट जानी चाहिए, अगर मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है तो फिर हमारी प्रॉपर रिपोर्ट जानी चाहिए। डन? बोलिए। और आखिरी लाइन में क्या लिख देते हैं, कहते हैं भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स अकाउंटेबिलिटी विल ऑलवेज बी ऑफ द, कम ऑन, ऑलवेज बी ऑफ द ऑडिटर। पूरा टॉपिक 1 मिनट में रिवाइज हो सकता है। आइए, ऑडिट एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ऑडिटर एक्सपर्ट का काम यूज करता है, अपने असिस्टेंट्स का काम यूज करता है, ऑडिटर अदर ऑडिटर का काम भी यूज करता है। राइट असिस्टेंट के काम के लिए ऑडिटर उनको डीएसआर कर देता है। आई होप डीएसआर याद है, डायरेक्शन, सुपरवाइजर, रिव्यू। एक्सपर्ट और अदर ऑडिटर के काम के लिए, एक्सपर्ट और अदर ऑडिटर के काम के लिए, ध्यान से, एक्सपर्ट और अदर ऑडिटर काम के लिए ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करता है कि भाई साहब इनका काम एडिक्वेट है मेरे पर्पस के लिए, हाँ या ना, वो ये कर लेता है। और याद रखिए हमारे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा जो ऑडिट हो रहा है वो एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स हो, और साथ साथ में हमारी जो रिपोर्ट है वो अप्रोप्रिएट हो। एंड अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी ऑडिट की और ऑडिट ओपिनियन की किसके ऊपर रहती है? बोलो पब्लिक। ऑडिटर के ऊपर। क्या इस टॉपिक का कुछ प्लानिंग से लेना देना था? अक्कड़ बक्कड़ बम्मे बो, ये वाला टॉपिक यहां रख दो। इन्होंने रख दिया, हमने बढ़ा दिया, कोई टेंशन की बात नहीं। डन? डन? बच्चों सिंपल सी बात है, हार नहीं मानेंगे। हमारे सामने पहाड़ भी आके खड़ा हो जाए ना, हम बनेंगे मांझी, उसे तोड़ के, उसे चीर के उस तरफ रास्ता निकालेंगे। सिंपल सी बात है भाई। क्या कर लेगा इससे? क्या 2000 पेज का स्टडी मैट बनाएगा? मैं 200 का बनाऊंगा और सब याद कराऊंगा। तुम बनो पढ़ने वाले। जब पढ़ाने वाला हार नहीं मान रहा तो तुम कैसे हार मान सकते हो, मुझे बताओ। ये मत बोलना सर हमारे पास 6 सब्जेक्ट है, 3-4 मेरे पास भी हैं।
और तुमसे ज़्यादा ही है, सीए फाइनल का मिला लूँ, एसीसीए का मिला लूँ तो। सुबह उठ जाता हूँ भाई साहब, सुबह बिल्कुल 6 बजे उठ जाता हूँ, 6 बजे से के बाद 7 बजे एग्जैक्ट इस ऑफिस में होता हूँ, और अब जाऊंगा मैं ऑफिस से बाहर आपको भी पढ़ाने के 1 घंटे बाद, और तुम मेहनत नहीं करोगे हैं। लानत है तुम्हारे ऊपर अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, तो याद रखना। और भगवान के भरोसे मत बैठो। मां जी क्या कहते हैं, मां जी देखिए आपने, मां जी क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो कि पढ़ेगा तो इसको पास करा देंगे, है ना। तो प्लीज बच्चों, प्लीज, जिंदगी में टफ चीजें आती रहेंगी, हर चीज भाई आसान नहीं होती है, कोई कोई ऑब्स्टेकल टफ भी होता है, लेकिन आपने देखा आप उसे समय दो तो वो आसान बन सकता है ना। चलिए, तो यहां आके बच्चों हमारा चैप्टर 2 जो है वो होता है समाप्त। अब मैं आपको कहां लेके चलूंगा, अब मैं आपको ले चलता हूं बच्चों चैप्टर 2 के क्वेश्चन बैंक के ऊपर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बैंक बच्चों आप लोगों के लिए हमने तैयार करवाया है, और आपका कॉन्फिडेंस उसे देख के जरूर 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 बढ़ना चाहिए। आपको मजा आना चाहिए कि देखो जी देखो, हमें तो सारी चीजें जो है वो आती हैं बड़े तरीके से। ये आ गए हम ऑडिट बुक में, ये आ गए हम क्वेश्चन बैंक में, और ये आ गया हमारा चैप्टर 2 का, जी हाँ भाइयों बहनों, चैप्टर 2 का क्वेश्चन बैंक आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। इसको हम कर देते हैं 200%। क्वेश्चन बैंक में बच्चों 3-4 पार्ट हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव, फिर एमसीक्यूज, और उसके बाद आपके करेक्ट इनकरेक्ट। आइए यहां से शुरू कर लेते हैं। एमजी एंड कंपनी, पढ़ने ना क्वेश्चन मेरे साथ, जल्दी बोलो। देखने क्वेश्चन के नहीं? बिल्कुल देखेंगे जी, बिल्कुल देखेंगे। आपकी मैं शक्लें यहां उठा के ले आता हूं ताकि तुम मुझे यहां दिखते रहो और यहां पे मुझे अपने क्वेश्चंस दिखते रहे, ठीक है ना। 1 मिनट रुकना जरा, बहुत सारा रायता फैला हुआ है। अब ठीक है, अब तुम भी दिख रहे हो, क्वेश्चन भी दिख रहे हैं, चैट भी तुम्हारी मैं यहाँ पे ले आता हूँ प्लीज। एमजी एंड कंपनी, a firm of auditors having a standing of 30 years is appointed as a statutory auditor of a company engaged in manufacturing of defense equipment. Due to opening of defense sector by government to private player in the recent times, many new companies have entered the fray to manufacture sophisticated defense equipment. Considering technical and complex nature of operation, auditor recognize the involvement of expert in the audit is required. Does consideration for involvement of expert by auditor fall under the domain of planning and audit? बताइए, क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ऑडिटर को प्लानिंग करते समय एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट के बारे में सोचना चाहिए? कम ऑन, यस और नो? आंसर इज यस, बिल्कुल राइट। तो प्लानिंग करते समय द ऑडिटर शुड कंसिडर वेदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट इज नेसेसरी। इज दैट क्लियर? बोलिए। कुछ नहीं, इसका आंसर ये है, ये है इसका आंसर। While planning an audit, the auditor would have to consider, the auditor should consider whether the involvement of expert is necessary or not. ऊपर वाली लाइन क्या है? भूमिका। प्लानिंग एंड ऑडिट में क्या क्या होता है? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान। फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन में कंक्लूजन। इन द स्टेटेड केस, बच्चों ये बात मैंने इनकम टैक्स में भी आपको, जीएसटी में भी पढ़ाई थी। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए इस तरीके का, आपको पहले अपनी बात रखनी है जो आपने स्टैंडर्ड में आपने कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ी हुई है, फिर आपको बताना है कि स्टेटेड केस में क्या होगा, यानी गिवन केस में क्या होगा। In the stated case, company is involved in technical and complex operation. Therefore, while planning an audit, the auditor would have to consider whether the involvement of expert is necessary. And conclusion, consideration of involvement of expert by auditor falls within the domain of planning. भारत माता की जय। एक बच्चा पूछा इसकी भूमिका कैसे बनाई, यही तो भूमिका है इसकी। आफ्ताब भाई 10 बार लिखोगे तो कोई अलग कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मैं करूंगा। आ जाओ। इज दिस आंसर एनफ? यस बेटा यस। आप चाहें तो थोड़ा बहुत ऐसे 300 का रेफरेंस देके थोड़ी बहुत बातें लिख के आ सकते हैं, और आ जाइए प्लीज। अंशुमन छोड़ दो भाई। सीए कार्तिक इज प्लानिंग फॉर ऑडिट ऑफ अ कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक। कंसिडरिंग नेचर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी he had planned to include the testing of control. बेसिक उसने देखा ऑपरेशंस और उसने देखा कि भाई मैं तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करूंगा ओवर परचेज, सेल्स एंड इन्वेंटरी। वन फाइन डे ही रीचेज द कॉर्पोरेट ऑफिस and asked for manuals and required documentation to ensure surprise element in testing. He had never shared with management his intention to carry out the above procedure. Is approach of CA कार्तिक proper? बताओ जी, बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ, क्या मैनेजमेंट के साथ मैं अपने एलिमेंट शेयर कर सकता हूं प्लानिंग के? कम ऑन, यस और नो? बिल्कुल कर सकता हूं। उससे ऑडिट को इफेक्टिव और एफिशिएंटली करने में मदद मिलेगी, लेकिन याद रखना है कि किसी भी हाल में मैं ओवर शेयर ना कर दूं जिससे मेरी इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। अब आप यहां पे प्रॉब्लम क्या है, जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे प्रॉब्लम क्या है?
In the given case, CA Karthik has reached the office of company without sharing the management his intention to test the control. Sharing details of visit to test of control does not compromise effectiveness. It is for the better facilitation of the audit. अब आप पहुंच गए, उस समय कुछ हो ना हो, मैनेजमेंट आपको सपोर्ट कर पाए नहीं कर पाए, तो बताइए क्या ये अप्रोच सही है? आंसर इज नो, ये अप्रोच जो है प्रॉपर नहीं है. आपको मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए. डन. आदिश करा दूंगा भाई. आ जाओ जी. ओहो, डिस्कस हाउ परफॉर्मिंग पीईए एज पार्ट ऑफ प्लानिंग असिस्ट द ऑडिटर. पीईए में 3 एक्टिविटी करते थे, 220, 220, 210. 220, 220, 210. आपको सब पता है 220 में पहले हम क्या करते थे? हम लोग कॉन्टिन्यूंस वाली एक्टिविटीज इंश्योर करते थे, हमने कर ली. उससे क्या मदद मिलती थी कि भाई मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी ठीक है. फिर हम इंडिपेंडेंस वाली चीज़ें इंश्योर करते थे, हमारी इंडिपेंडेंस को लेके हमें कॉन्फिडेंस मिलता था और एथिकल रिक्वायरमेंट को लेके कॉन्फिडेंस मिलता था. 210 वाली करते थे हम लोग ताकि हमें पता चल जाए कि भाई साहब हमारी और मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग सही है. वेरी गुड दृष्टि. डन. तो आपकी पीईए से हमें क्या मिलता है? हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि कोई इवेंट और सर्कमस्टांसेस ऐसे तो नहीं है जो इंपैक्ट डाल रहे हो. किसके ऊपर बेटा? जो इंपैक्ट डाल रहे हो ऑडिटर एबिलिटी टू प्लान एंड परफॉर्म दी ऑडिट एंगेजमेंट. आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन साथ में जल्दी बोलो. आ जाओ. डिस्कस हाउ द एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर्स दैट फर्म कंप्लाइज विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू क्लाइंट. और देखो मैंने इसके साथ नोट के डाल दिया है. प्लीज कवर दिस क्वेश्चन विद एसे 220. ये बेटा वहीं का क्वेश्चन है. ओके. आ जाइए. सर फिर आपने यहाँ पे डाला ही क्यों? क्योंकि भाई आईसीए ने कुछ टॉपिक ना ऐसे 220 के उठा के जबरदस्ती डाल रखे हैं यहाँ पे. आ जाओ. ये देखो बच्चों, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार. पता है कौन सा क्वेश्चन है? बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग. अटेंशन. याद आ रहा है आपको? कम ऑन. अटेंशन, इंपॉर्टेंट एरियाज. रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स. जनरल वाला ऑर्गेनाइज एंड मैनेज. याद आ रहा है कि नहीं? कम ऑन. सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स. डायरेक्शन एंड सुपरविजन. याद आ रही है बच्चों? कम ऑन. एंड फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है बेटा? कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क डन बाय ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट एंड एक्सपर्ट. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पढ़ना जरा. 1 बार, 2 बार, 3 बार. प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज बट रादर अ कॉन्टिन्यूअल और आइटरेटिव प्रोसेस. डिस्कस. यस, दिस इज राइट. इट इज नॉट डिस्क्रीट. इट इज रिपीटेटिव. इट इज कॉन्टिन्यूअस. इट स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लास्ट ऑडिट and continues till the end of the current audit engagement. However, we need to consider timing of certain procedures in the planning. For example, we will first do the risk assessment procedure and then in response to those, we are going to apply the further audit procedures. Come on guys, बोलिए. आ जाओ. Discuss the matters to be considered while establishing overall audit strategy and audit plan for the initial audit engagement. तुम्हारे भाई ने एकदम भाई साहब एकदम जान पे खेल के बनाया था ये वाला क्वेश्चन कि भाई इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में क्या आपको ध्यान चीजें रखनी है. याद है आपको? नंबर वन बच्चों, सबसे पहली चीज क्या है? ऑब्जेक्टिव और स्कोप सेम रहेगा. एक्टिविटीज एक्सपैंड करनी पड़ेंगी क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है. कम ऑन गाइस, बोल दीजिए. राइट. और आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें भी करनी है. वो कौन कौन सी? आपको एसए 220 के क्या करने थे? एसए 220 के आपको एक्सेप्टेंस वाले प्रोसीजर्स जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ेंगे. याद आ रही है आपको? वेरी गुड तन्मय, शाबाश. और साथ में प्रीडिसेसर ऑडिटर से आपने कम्युनिकेट करना है और फर्म की क्वालिटी कंट्रोल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बाकी कोई प्रोसीजर भी अगर है तो वो फॉलो कर लेना चाहिए. जैसे कि अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी को रिव्यू करवा लेना सीनियर से. ये बातें बच्चों मैंने आपको पढ़ा रखी है बड़ी मेहनत के साथ. बता दो हाँ या ना, बोलो. आ जाओ. देन ऑडिट स्ट्रैटेजी पे क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, जरा देखते हैं. सारे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं, चिंता मत करो भाई. मैं नहीं जाने वाला, मैं करा के जाऊंगा सारे क्वेश्चन. आ जाओ. एक बार अनमोल सर को तो आज हम भूल ही गए, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. आ जाओ पहले जरा देख लेते हैं. सीए शुभेंदु इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ सोशल मीडिया कंपनी. अच्छा. ड्यू टू चेंज इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट, इट हैज बिकम मैंडेटरी फॉर सच कंपनी टू कॉन्स्टिट्यूट ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ द कंपनी. Failure to comply with regulation can potentially lead to civil and criminal liability against the company. Is above factor to be considered by auditor while framing audit strategy? बताइए जी, क्या ये बात ऑडिट स्ट्रैटेजी फ्रेम करते समय कंसिडर करना चाहिए? हाँ भवानी. नो क्यों बेटा? कंपनी के भाई से कंपनी पे ताला लग जाएगा, केस हो जाएंगे, गवर्नमेंट आके जेल में डाल देगी ऑफिसर्स को. तो क्या ऑडिट स्ट्रैटेजी में आपको ये बात कंसिडर नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए बेटा. एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन स्कोप में कवर होगा कि नहीं होगा? ये
राइट। तो देखिए भूमिका, देखिए भूमिका आईसीए बोलता है ऐसे तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन आंसर में ऐसे का नाम और नंबर है। एज पर ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी दैट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। आई होप ये लाइन आप एज इट इज लिख के आ सकते हैं। आ जाइए। Changes in law and regulation affecting the company is a factor to be considered while establishing the overall audit strategy. There has been change in information technology regulation applicable to the company. Non-compliance of the same have implication in the form of civil and criminal liabilities. And therefore, conclusion यही है, matter concerning change in law and regulation is to be considered by the auditor while establishing the overall audit strategy. याद रखेंगे, बोलिए, आ जाइए। ओके ओहो ओहो बच्चों, ओहो ये वाला क्वेश्चन देखना जरा, ये वाला क्वेश्चन नागिन आई से स्टडी मटेरियल 1 2 3 4 5 बार हो चुका है बच्चों। 6 पता है क्या है? NETM ऑफ रिसोर्सेज, NETM ऑफ रिसोर्सेज बच्चों, NETM ऑफ रिसोर्सेज याद रखेंगे। मैं अपना मोबाइल ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है पता नहीं कहाँ है। NETM ऑफ रिसोर्सेज वाला याद है आपको? ऑडिट स्ट्रेटजी कैसे हेल्प करती है? आ जाओ। अगला पॉइंट, ये क्वेश्चन अभी हमने कवर नहीं करा है, जो मैंने आपको बच्चों अंदर वाला मटेरियल भी कवर कराना है, CSRO ETE PEA OE, ये उसमें से है, ये हम कवर कर लेंगे, डोंट वरी एट ऑल। आइए, ये आ गया CSRO ETE वाला। ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने से में आपको क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं, आ जाओ दिखाता हूं। CSRO ETE एंगेजमेंट टीम एफर्ट, PEA OE याद आ रहे हैं सारे फैक्टर्स, एंड NET ऑफ रिसोर्सेस। कम ऑन गाइज, आ जाओ आ जाओ, चलते रहो बेटा, आपने पास होना है, मेहनत करनी है, क्वेश्चंस कवर करना है। इन एस्टैब्लिशिंग दी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई, ये भी बच्चों आपका CS के अंदर का क्वेश्चन है, ये मैं आपको कवर करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, जो भी अंदर का मटेरियल मैंने आपको प्रॉमिस किया वो कवर करा दूंगा मैं। डन, आ जाओ। देन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? W द ऑडिटर ऑफ SKM लिमिटेड आस्क इट्स फाइनेंस एंड ऑडिट हेड टू प्रिपेयर ऑडिट स्ट्रेटजी। वाह 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 वाह, ऑडिटर ने कंपनी के फाइनेंस एंड ऑडिट हेड को बोला भैया अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी बनाओ फॉर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ SKM लिमिटेड। W ऑल्सो इंसिस्टेड टू हिम टू ड्रॉ डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर। W बजा रहा है भाई। W अपने क्लाइंट के जो है वो फाइनेंस हेड से बोल रहा है भैया ऑडिट स्ट्रेटजी बना दे। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ऑडिटर W कंप्लीट्स द ऑडिट स्ट्रेटजी एज वेल एज ऑडिट प्रोसीजर्स are prepared by finance head of the company. Subsequently, auditor realizes that effectiveness of audit is compromised and it was his responsibility to prepare the overall audit strategy. बताइए बच्चों, क्या ऑडिटर ने सही किया? नहीं भाई, अप्रोच ऑडिटर की गलत थी। ऑडिट प्लानिंग, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या वो अपने एलिमेंट डिस्कस कर सकते हैं मैनेजमेंट के साथ? बिल्कुल, लेकिन याद रखें ओवर शेयर नहीं होना चाहिए। इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज, कम ऑन, इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? बोलिए। लो भाई लो। CA मैरी while planning the audit of a company feels that she would inquire from in-house legal counsel of the company status of pending litigation against the company to identify and assess risk of middle statement. CA मैरी सोच रही है कि भाई मैं जो कंपनी के वकील हैं उनसे मैं बातचीत करूंगी और लिटिगेशन के बारे में पूछूंगी, right? To identify and assess the risk of middle statement. Considering above description, you are able to identify the said procedure where these identified procedures are included in the planning. ये बच्चों भी आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं SA 501 से भी है, मैं आपको उसी के साथ इसको कवर करा दूंगा। ये कहना कुछ नहीं चाह रहे हैं, आंसर ये कुछ भी लिख देंगे, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि अभी बच्चों आप लोग इसको ना करें, इसे हम लोग SA 501 के साथ कवर करेंगे। मैं बल्कि आपके क्वेश्चन बैंक में लिख भी देता हूँ, ये अभी आपको नहीं आएगा। कवर दिस विद चैप्टर ऑफ ऑडिट एविडेंस, क्योंकि जो आपसे बोल रहे हैं ना कि आर यू एबल टू आइडेंटिफाई दिस साइड प्रोसीजर, बाबू प्रोसीजर पढ़े नहीं अभी हमने, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर जो भी हमारा ऑडिट एविडेंस का आएगा उसके साथ। लो भाई लो। एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी फेल्स टू डॉक्यूमेंट ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान, ब्रीफली आउटलाइन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फेलियर। पहले तो भाई साहब यहाँ पे आप ऑडिट स्ट्रेटजी मतलब आप डॉक्यूमेंटेशन के बारे में लिख दोगे। और डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी होती है आपको पता है कि डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए एक एविडेंस होती है दैट ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कम ऑन, बोलिए, आ जाइए। और क्या क्वेश्चंस हैं बच्चों? ये DSR के लिए कौन कौन से फैक्टर करने होते हैं? प्लानिंग ऑफ DSR में कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करने होते हैं? हमने पढ़े थे, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, एरिया ऑफ ऑडिट, असेस्ड रोमम, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस। ओके। डॉक्यूमेंटेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ा रखा है वो सारा पैराग्राफ इसके अंदर एज इट इज आंसर की तरह आ जाएगा।
अपडेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताइए हमें अपनी स्ट्रैटेजी और हमें प्लानिंग क्या हमें अपडेट करती रहनी चाहिए? आंसर इज यस। एग्जैक्टली जो आपको 1 पेजर में दे रखा है वो ही चीजें यहां पे लिखी हुई मिलेंगी आपको। ओके हाँ जी, रिलेशन बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान क्या हमने कवर किया है? रिलेशन बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रैटेजी ब्रॉड होती है, ऑडिट प्लान डिटेल्ड होता है। ऑडिट स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ऑडिट प्लान बनता है। ऑडिट स्ट्रैटेजी में स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन आता है, प्लान में एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आते हैं। दोनों आपस में रिलेटेड हैं, डिस्क्रीट नहीं है। दोनों आपस में रिलेटेड हैं, डिस्क्रीट नहीं है। एक में चेंज होगा तो दूसरे में भी चेंज होगा। बताइए क्या ये बातें पढ़ी थी हमने? सेम बच्चों आंसर में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, डिट्टो कॉपी पेस्ट। ओके देन आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ऑडिट प्लान में क्या क्या आता है? तो हमें पता है एनईटी ऑफ रैप, एनईटी ऑफ ऐप एंड ओ ऐप। याद आ रहा है? ओ ऐप। एंड ऑब्वियसली एक लाइन ये और लिख के आपको बता रहे हैं कि भाई साहब रिस्क असेसमेंट पहले होता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बाद में होता है। ओके चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान? डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है, दूर दूर तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऑडिट प्रोग्राम पे आ जाओ बच्चों। ऑडिट प्रोग्राम पे, ऑडिट प्रोग्राम पे पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है। ये वाली बात हमने पढ़ी थी कि असिस्टेंट्स को हमें गाइड करना चाहिए कि भाई साहब ओपन माइंड रखो और कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर हो तो उसको नोट करो, रिपोर्ट करो सीनियर को, पार्टनर को और प्रोप्राइटर को। याद आ रही है बातें? कम ऑन बोलिए। तो आपको केस स्टडी बना के दी गई है कि भाई ये मैटर हो गया, बताओ अब असिस्टेंट को क्या करना चाहिए। तो एग्जैक्टली वही आंसर जो है लिखा गया है। रोहित ने उसे नोट और डॉक्यूमेंट नहीं किया होगा। अब रीजन फॉर कैंसिलेशन फॉर ई वे बिल, ई वे बिल कैंसिल हुआ होगा। अब ई वे बिल आपको नहीं पता होगा, अभी आपने अगर जीएसटी नहीं पढ़ा है तो जीएसटी में एक ई वे बिल होता है, अगर वो कैंसिल हुआ है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, राइट। तो उसके बेसिस पे ये कह रहे हैं कि भाई रोहित ने वो रिपोर्ट नहीं किया तो इसलिए असिस्टेंट का जो एटीट्यूड है वो प्रॉपर नहीं है। डन। डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम क्या ओवरकम की जा सकती है? हाँ की जा सकती हैं। कैसे? प्रॉपर सुपरविजन के साथ। ऑडिटर को रिसेप्टिव ऑडिट रखना है, रिसेप्टिव एटीट्यूड रखना है और असिस्टेंट को मोटिवेट करना है कि आप नोट करें, रिपोर्ट करें सिग्निफिकेंट मैटर्स को, सुपरवाइजर को, प्रिंसिपल को, सीनियर को, एटसेट्रा को। डन। आओ जी, फेवरेट क्वेश्चन, क्या एक ऑडिट प्रोग्राम सारे बिजनेस के लिए बनाया जा सकता है? आंसर इज नो। हमने बहुत अच्छे से इसको कवर कर लिया है। एक और फेवरेट क्वेश्चन बच्चों, एक और फेवरेट क्वेश्चन, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल फ्रेमिंग एंड वाइल कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। पहला पॉइंट, स्कोप एंड लिमिटेशन। अब तो रिवाइज करा दो। स्कोप एंड लिमिटेशन, रिटन ऑडिट प्रोग्राम, रिटन प्रोसीजर्स होने चाहिए, एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल एंड बेस्ट होना चाहिए। कम ऑन, याद आ रही है बातें? नहीं याद आ रही नीचे से शुरू हो जाओ भाई। सब रिलेटेड आइटम कोऑर्डिनेट, कंसिडर पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, कम ऑन, ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एरिया, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन और आखिरी पॉइंट क्या आता था हमारे स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स। आ जाओ जी। देन पीरियोडिक रिव्यू, क्या पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, अभी तो पढ़ा बेटा हमने। आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन बच्चों, अगेन मैं इसको क्या बोलने वाला हूं, दिस क्वेश्चन is very good but this question hurts me. Why? Study this with audit evidence. Okay? लीजिए। और कोई खास क्वेश्चन मैं देखता हूं कोई ऐसा हो जो हमने ना कर रखा हो। डिसएडवांटेज बतानी है, बड़ी आसानी से आप लोग बता सकते हैं। एडवांटेज बतानी है, सारी एडवांटेज मैंने आपको पढ़ा दी थी। करेक्ट इनकरेक्ट चलो अभी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, आज नहीं तो तुम लोग बेहोश होकर गिर जाओगे। यहां तक कि प्रोग्रामिंग कैसे रही मुझे बताओ। बढ़िया, मेहनत करोगे कि नहीं करोगे ये बताओ मुझे। सर इनके पीडीएफ भेज दो, अभी भेज रहा हूं आपके पास दोनों क्वेश्चन, दोनों चैप्टर के पीडीएफ अभी भेज रहा हूं क्वेश्चन बैंक के। डन। ओके चलो जी। कोरियर बच्चों हमने चेंज करा दिया है। हमने अब जो कोरियर यूज कर रहे हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं सबको डीटीडीसी के थ्रू ही जो है वो कोरियर पहुंचे, क्योंकि अगर पुराने कोरियर्स में कुछ दिक्कत आ रही थी तो वो हम दोबारा से रीसेंड भी करवा रहे हैं। ओके, अभी सारी पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्लास की रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, आपसे बातचीत करता हूँ।